हरिओम। सभी का स्वागत, सबको नमन। आइए, जहाँ भी आप बैठे हैं, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या कुर्सी और सोफे पर बैठे हुए लोग दोनों पांव के तलवे जमीन पर टिकाएं और अपने हाथों का कप बनाकर घुटनों पर या जांघों पर रखें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, तनाव रहित, पूरी तरह रिलैक्स्ड, आंखें बंद, गर्दन सीधी, चेहरा शांत। और अब हम अपने शरीर की अंतर यात्रा करना प्रारंभ करें। अपने आप को अंतर्मुख करने का प्रयास, इस हल्के फुल्के और प्रसन्न शरीर का अनुभव, इस स्वस्थ और तेजस्वी शरीर का अनुभव। ये सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। सांसें धीमी और लयबद्ध है। नासिका के पास अपना ध्यान ले जाएं, जहां हम सांस छोड़ते वक्त गर्म हवा का अनुभव कर रहे हैं। सांस लेते समय ठंडी हवा स्पर्श करती हुई शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरी तरह अपनी सांसों से जुड़ जाइए। ये एक ओम का उच्चार करें और फिर प्रार्थना करें। ली हुई सांस पूरी तरह छोड़ें। एक छाती भरकर सांस ले लें। कंपनों का अनुभव अपने मस्तिष्क के आसपास। की नमस्कार मुद्रा प्रार्थना बोलेंगे। मैं बोलूंगी, उसके पीछे आपको दोहरानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए, मंत्रों में सबसे अग्रणी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली और अद्भुत ऊर्जा देने वाला, आपकी विवेक बुद्धि को जागृत रखने वाला और पूरे दिन ऊर्जा से ओतप्रोत रखने की शक्ति रखने वाला यह गायत्री मंत्र, इसका हम पाठ करें 11 बार। शुरू करेंगे। अपना पूरा ध्यान भ्रू मध्य में लगाएं।
या चक्र पर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र उच्चार के बाद आई शांति का और ऊर्जा का अनुभव कीजिए। नवरात्रि के ये 9 दिन अपने आप में असीम शक्तियां और ऊर्जा समेटे हुए होती है। इन दिनों में कोई भी किया हुआ संकल्प, कोई भी किया हुआ आह्वान तुरंत उसकी प्राप्ति होने में सहायता मिलती है। ऐसे इस सुंदर उपवास का आप लोग साधना कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। पूरे श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ आप लोग जुटे हुए हैं। अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और ये ऊर्जा अपने आंखों के आसपास चेहरे पर लगाकर धीरे से आंखें खोलें। हरिओम। सभी का स्वागत है। छठे दिन देखते ही देखते हमने 5 दिन के हमारे उपवास कंप्लीट किया और आज छठे दिन है और कुछ लोगों की मुस्कुराहट और प्यारी प्यारी होती ही जा रही है। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव यू अर्ली मॉर्निंग with beautiful faces, with beautiful smile and beautiful satisfaction on your faces. आज बहुत लोग हमारे पुराने साधक जुड़े हैं। आई कैन सी रचना अग्रवाल, लीला दीदी आपको प्रणाम, पुष्पा जी डागा आपको भी प्रणाम, सबको नमन। जैसे कि हमने लिखा है ग्रुप पर भी और अनेक जगह ये पोस्ट किया है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू इनवाइट डॉक्टर नमन लोहिया, जो अभी छत्तीसगढ़ में अपने डॉक्टरी पेशे की सेवाएं दे रहे हैं। वो ऑनलाइन आज हमसे जुड़ने वाले हैं। एक यंग प्रॉमिसिंग डॉक्टर है जो एलोपैथी के सारे गुण तो जानता ही है, लेकिन नेचुरोपैथी और डाइट कितनी दिव्य हो सकती है उसका
दवाइयों के साथ समीकरण करके हम किसी को कितना अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, इस ओर वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो एक ऐसे हॉस्पिटल से जुड़े हैं जहां पर उनको पूरी फ्रीडम है अपने पेशेंट्स के साथ में वो कौन सी हीलिंग मैकेनिज्म अपनाएं, कौन सी हीलिंग थेरेपी अपनाएं और अपने पेशेंट्स को रिजल्ट दें। ऐसे एक फिलॉसफी के साथ वो काम कर रहे हैं जहां उन्हें सिर्फ अपने पेशेंट को लॉन्ग टर्म हीलिंग देनी है अपनी दवाइयों के साथ, और कम से कम दवाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा डाइट और एक्सरसाइजेस और बाकी की नेचुरल थेरेपीज के साथ में। मुकेश भैया, नमन, डॉक्टर नमन जुड़े हैं हमारे साथ? अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे साथ। ओके, ठीक है। तब तक हम एक छोटी सी चर्चा हमारे साधकों के साथ करेंगे। उपवास में एक बार कॉल भी कर लीजिए उनको। हाँ, आपके पास नंबर है उनका? देखता हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली ये लोग बहुत ज्यादा लेट भी सोते हैं डॉक्टर्स, और दे आर टू बिजी। उनसे बात करती हूँ, तब तक किसी के कोई प्रश्न होंगे तो मुकेश भैया आपको उत्तर देंगे। है मेरे। तो किसी के कुछ प्रश्न है जो 5 दिन की हमारी साधना हुई है, तो 5 दिन में किसका क्या अनुभव रहा, चाहे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और किसने किसने कैटेगरी चेंज करी है अपनी, C to B या B to A, तो वो भी बता सकते हैं। एक्चुअली कल मैंने बी में जाने का डिसाइड किया था, लेकिन कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने एक टाइम उस वापस सी में ही लिया था मैंने। ओके। तो अपने शरीर के हिसाब से जो आपको उचित लगे। मन की नहीं सुननी है, शरीर की सुननी है। तो शरीर अगर बोल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो मन और शरीर दोनों में आपको डिफरेंस करना रहेगा, क्योंकि कई बार जैसे बताया ना कि ये आवाज जो है वो माइक्रोब से आती है। तो माइक्रोब्स वाली जो आवाज है उसको हमको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर आवाज कर रहा है तो वो लाजमी है, वो करना जरूरी है। कोई बात नहीं, आप सी में ये कीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल है। ठीक है। डॉक्टर नमन अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद उनका रात को कोई कमिटमेंट रहा होगा, और अगर जुड़े तो हम उनसे बात करेंगे, नहीं तो हम कल जुड़ेंगे उनके साथ में। उसके पहले मैं साधकों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फास्टिंग के विषय को लेकर करना चाहती हूँ। किसी को शायद फोन ऑन है, उनको म्यूट कर दीजिए। हम लोग जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसके डिपॉजिट्स बनते हैं हमारे शरीर में, है ना, उसके सेफ डिपॉजिट्स बनते हैं। ज्यादा कैलोरीज ले ली, अगर शरीर ने यूज कर ली तो ठीक है, अगर यूज नहीं हो पाई, उसका खर्चा नहीं हो पाया, तो उसकी एफडीज बन जाती है। जैसे हम बैंक अकाउंट में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, हमारे कुछ पैसे हम करंट अकाउंट में रखते हैं ताकि रोज के खर्चे हम उससे कर सकें, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अपना सेफ डिपॉजिट में, एफडी फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं, बराबर। और उस फिक्स डिपॉजिट को हम एक अच्छा रिजर्व मान के चलते हैं कि हमारे कभी भी किसी जीवन के कुछ क्षणों में ये काम आ सकता है ना।
तो रोज के खर्चे हम अपने करंट अकाउंट से करते हैं। वैसे ही हमारा शरीर, जो भी हम डे टू डे न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, उस चयापचय से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, उससे हमारे रोज के काम चलते हैं। दौड़ना, भागना, दिन भर के काम करना, उठना, बैठना, सोना, खाना पचाना, सोचना, कुछ भी बोलना, जो भी हम कार्यरत हैं, वो अपने करंट, जो हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उससे होता है। नॉर्मली शरीर इस करंट न्यूट्रिशन को ही यूज करने के फेज में चलता है। इसलिए जब अचानक आप का इंटेक बंद कर देते हैं, तब शरीर में हमें कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं, जैसे सिर दुखना, उल्टी आना, चक्कर आना। एक मिनट। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, बात हुई है उनसे। हाँ, तो ऐसे डिपॉजिट्स हमारा शरीर यूज करने लगता है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, तो हमारा ये फिक्स डिपॉजिट का जो रिजर्व है, ये धीरे धीरे उत्तेजित होता है और यहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और जब शरीर हमारे एफडीज तोड़ने लगता है, तब हमें हल्केपन का महसूस होता है, हमारा लिवर ठीक होता है और हमें ज्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन ये जो फेज है करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट तक ट्रांसफर होने का, ये फेज थोड़ा दुखदाई होता है, थोड़ा तकलीफों से भरा होता है। तब हमें, जब ये टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने सहन शक्ति, हमारी खुद की स्टेबिलिटी, मन की शक्ति को काम में लेना पड़ता है। तो ऐसा ये उपवास के समय ये जो शिफ्ट होता है, उसकी ओर हमारी सजगता पूर्वक ध्यान चाहिए। और इस सजगता के साथ आप जब भी तकलीफ सहन करें, तो ये फंडामेंटल हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारा शरीर अब ऑटोफेजी मोड में जा रहा है। अब हमारा शरीर करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के रिजर्व्स यूज करने के लिए जा रहा है। तो आपको इसको समझने में आसानी होगी और आपको इस फेज से गुजरने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम डॉक्टर नमन का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वो जुड़ चुके हैं and I'm so much excited to introduce you, Dr. Naman, to this beautiful group of fasting sadhaks. अभी नहीं जुड़े हैं मेरे समझ में। जुड़े नहीं हैं? नहीं। Are you there? नहीं, अभी नहीं जुड़े। उनको जोहो शायद डाउनलोड करना पड़ेगा मुकेश भैया। नहीं, वो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ गए हैं। आप जुड़े। ओके ओके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नमन। मॉर्निंग। वेरी वार्म वेलकम टू दिस ग्रुप ऑफ साधक्स, फास्टिंग साधक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम इन योर बिजी आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है डॉक्टर साहब। एक्चुअली आई एम अनेबल टू कनेक्ट द ईयरफोन्स। ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है। ओके। तो नमस्ते एवरीवन। ग्लैड टू नो कि आप लोग सब फास्टिंग कर रहे हैं मिलके। तो आई होप कि आप लोग ने पहले भी किया होगा फास्टिंग, एंड जो लोग नए हैं उनके लिए तो कुडोस, वेरी गुड कि आप लोग स्टार्ट करें फास्टिंग जर्नी। तो फास्टिंग के ऊपर लेटली मैंने काफी काम किया है, एंड स्पेसिफिकली तो आज मेंटल हेल्थ पे बात करूंगा, बट ब्रीफली मतलब एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे फास्टिंग मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता था अंटिल फ्यू इयर्स अगो। मतलब अगर आप आपके किसी भी एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे और फास्टिंग की बातें करेंगे, तो वो बोलेंगे भूखा क्यों रहना है या भूखे रहने से कोई फायदे नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, ऐसा कह दिया जाता था। एटलीस्ट जो मैं भी सुनता था, जो हमारे सर्कल्स के बीच बात होती थी, इस प्रकार रहते थे।
लेकिन लेटली पिछले 7-8-10 सालों में इंटरमिटेंट फास्टिंग करके उसको सिग्निफिकेंस मिलने लगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बेसिकली हमारा जीवन शैली था पहले का, वो तो कुछ था भी नहीं अलग से कि सुबह उठ के 7-8-9 बजे के बाद खाना, शाम में 6 बजे के बाद नहीं खाना। अब जो फास्टिंग है इसके बेनिफिट्स भयंकर है। आप इसका लिंक आप देख सकते हैं कि अ, आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क यानी कि कोई भी हार्ट का या आपके जो ब्लड वेसल होते हैं जिसमें बोलते हैं खून का थक्का जम जाता है या फिर स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, इन सब चीज में फायदा करता है। वेट लॉस में किसी को फायदा कर देता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पीसीओडी तक उसका ये स्पेक्ट्रम है कि पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी कई बीमारियों में इसके काफी मदद मिलती है। बट मेंटल हेल्थ और फास्टिंग का जो लिंक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि जैसे हम फास्टिंग पहले कब करते थे। फास्टिंग सिर्फ होता था त्योहारों पे, जिस प्रकार आप लोग अभी कर रहे हैं कि नवरात्र आया, 9 दिन फास्टिंग कर रहे हैं। और क्यों करते थे बोलते थे, तो बोलते थे कि करना चाहिए, अच्छा होता है इस समय। और बेसिक ये था कि भगवान में और ज्यादा लीन होना चाहते हैं। तो फास्टिंग और भगवान में लीन होने का क्या संबंध है? तो देखिए, ऐसा है कि जब आप फास्टिंग मोड में रहते हैं, आप लोग ऑलरेडी इज इट डे 6? अभी डे 6 है ना आपके इस बार के फास्टिंग का। तो आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो एक्सट्रीम इमोशंस है, रेज हो गया, मतलब गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, या फिर एकदम उदास हो जाना या एकदम एक्साइटमेंट आ जाना, कुछ भी नहीं आता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते होंगे कि एनर्जी लो हो गया है। एक्चुअली एनर्जी लो नहीं हो रहा होता है, एनर्जी ऑप्टिमाइज हो रहा होता है आपका। एक जो होता है कि आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो कि हर चीज इंटेंसली फील हो रहा है। अब इसमें ना सबसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, ये विमेन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो पीएमएस की बात होती है या अराउंड पीरियड्स जो बोलते हैं कि बहुत एक्सट्रीम इमोशन आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इवन मेनोपॉज के अराउंड एक्सपीरियंस होता है, वो चीज कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है। वो जो एक रहता है ना, कभी एकदम खुश तो कभी एकदम दुखी, नहीं तो कभी एकदम क्रोध, नहीं तो कभी एकदम ही कुछ ये क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा, एकदम कंफ्यूजन, जो माइंड फॉगिंग बोलते हैं जिसको, वो सब चीज कम होने लग रहा है। और वो सब चीज कम होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद के अंदर ज्यादा नहीं फंसे हुए रहोगे, तब आप बाकी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। एंड इसके लिए जो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि त्योहार जब भी आएंगे तब आप फास्टिंग कर लीजिए, तो ये एक तरीके से लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी देता था। और देखिए, अब ये आस्था की बात है, लेकिन जो लोग हमेशा कहते हैं ना कि मैंने उपवास रखा, उपवास बेसिकली क्या है? टू फास्ट मतलब टू सैक्रिफाइस। आप कोई भी लेवल पे सैक्रिफाइस जब कर देते हो, तब आप भगवान की तरफ जाते हो, आप बोलते हो मेरे को जवाब दे दिया भगवान ने। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी जो भी आदतें हैं, जो भी चीजें हैं, उनको पीछे छोड़ के जब आगे बढ़ते हो ना, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिख रही है। तो अब वो भगवान के रूप में आया कि मेंटल क्लैरिटी के रूप में आया, आप चीजों को ज्यादा अच्छा समझ पाते हो, ज्यादा अच्छे चॉइसेस बना पाते हो। एंड देखिए, आप पूछ सकते हो कि आप तो मेंटल हेल्थ का बात कर रहे हो, तो ये सिर्फ ये मेंटल क्लैरिटी तो कितना छोटा चीज हो गया। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, अलग अलग बीमारियां होंगी, वो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। उसका इससे क्या संबंध है? बट चीज ऐसा है कि ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये हर छोटी छोटी चीज जो हम हैंडल नहीं कर पाते, ये जो हर छोटी छोटी चीज हमें अफेक्ट कर देती कि उसने क्या बोला, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये जो ओवर थिंकिंग का भी जो पैटर्न चलता है, ये सब चीज जब कंट्रोल में आते हैं धीमे 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 करके, तो अपने आप ही आप देखोगे कि द रिस्क ऑफ यू गोइंग इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन कोई एक पॉइंट नहीं है कि मैं एक पॉइंट पर डिप्रेस हो गया, वो एक फीलिंग हो गया। पर किसी को जब हम कहते हैं कि उसको बीमारी है डिप्रेशन की, उसको बीमारी है एंजाइटी की, वो तब होता है जब ऐसी घटनाएं बार 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 लंबे समय तक घटती रहती है, या फिर एक घटना का भी इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ जाता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो आपका दिनचर्या अफेक्ट कर देगा, आपकी नींद अफेक्ट कर देगा, आपका पूरा का पूरा जो सोचने का प्रोसेस है,
आपने कई बार देखा होगा कि कोई अगर पर्सन डिप्रेस्ड होता है या डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला होता है, तो वो पर्सन, आप बोलोगे कि पहले ये आदमी ऐसा नहीं था, पर अभी ये ऐसा करने लगा है। इसका तो पूरा काया पलट हो गया, नेचर बदल गया है। तो ये जो बीमारी होती है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उस बिल्डिंग ब्लॉक में से एक बिल्डिंग ब्लॉक को ये रोक देता है। और इसके लिए क्या है कि आप ये जो 8-9 दिन का फास्टिंग करते हैं साल में 2-3 बार, ये बहुत फायदा करा सकता है। रेगुलरली कोई एकादशी का फास्टिंग कर ले, वो फायदा करा सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म कोई स्पेशल है कि भाई हमको ही सिर्फ पता है ये चीज, हर धर्म का है। जो इस्लाम में जो रोजा रखते हैं, अगर आप देखेंगे कि हम तो फिर भी क्या कर रहे हैं, हम खाना छोड़ के रखे। फास्टिंग का सही मायना क्या है कि हर चीज से हमें फास्ट करना है। वो भले खाना हो, भले थॉट्स हो, भले एक्शन हो, हर चीज का इन 9 दिन ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाके आप फास्टिंग के पूरे बेनिफिट्स ले पाएंगे। हर चीज को त्यागना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि इन 9 दिन में ना एक तरीके से ये जो कंप्यूटर है इसको रीस्टार्ट मोड कर दिया आपने। कभी मोबाइल पुराना होने लगता है तो उसको बंद कर देते हो, तो उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा अच्छा स्टार्ट होता है ना, अटकता कम है। वैसा ही ये बॉडी के साथ होता है कि आप समझ लो कि आप याद करके देख सकते हो कि जब आप डे 1 से पहले कोई भी सिचुएशन में कैसा एक्ट कर रहे थे, और ये 9 दिन जब आप इन अलग अलग प्रकार की फास्टिंग को साथ में लेके आप पूरा 9 दिन काटते हो, तो उसके बाद जब आप जब उसके बाद डिसीजन लोगे तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव दिखेगा। यहाँ तक कि आप खुद हंस दोगे कि भैया मैं 9 दिन पहले कैसे कैसे थॉट्स ले रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था, कैसा कैसा सोच रख रहा था। इस प्रकार हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो जाता है। देखिए, दूसरा जो मैं, हाँ, रिलीजन के एस्पेक्ट से आपको बता रहा था। तो जैसे हम इतना ज़्यादा बाकी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते, लेकिन जैसे इस्लाम हो गया, तो इस्लाम में भी उन लोग का वो रोज़ा जब रखते हैं ना वो लोग, तो उनको नियम रहता है कि उस टाइम पे उनको किसी को कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, आइडियली किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए, गलत थॉट भी नहीं आना चाहिए मन में। ये उनके बहुत स्ट्रिक्ट नियम होती है। इनके इस्लाम का रोज़ा हो जाए, क्रिश्चियंस का लेंट हो जाए, यहाँ तक कि आपने जैनियों का भी सुना होगा कि उन लोग के जब वो आठाई वगैरह करते हैं वो लोग अगस्त सितंबर के महीने में, तब भी उनको बहुत नियम से रहना चाहिए। और यही नियम अपने पे भी लागू होते हैं। बस हम ये हमारी आदत छूट गई थी। हम क्या है कि बस साबूदाना की खिचड़ी वगैरह खा के दिन निकाल रहे थे। उस तरह नहीं करना है। फास्टिंग जब कर रहे सबसे सही मायना होता है कि बाय डेफिनिशन पानी पे रहना। पर ठीक है, हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल होता है, कोई बात नहीं है। फल पे रहिए जितना हो सके। फल पे भी फुल नहीं रह सकते, एक टाइम खाना खा लीजिए। ऊपर वो खाने में भी नियम है, ऐसा नहीं कि एक टाइम खाना खाने मिला है तो भैया यही दिन, ये दिन का बेस्ट टाइम है कि जो मन करे वो सब खा ले। ऐसा नहीं। जो आप समझ लीजिए कि मिलेट्स हो गए या फिर राइस हो गया, बहुत बेसिक फूड्स होते हैं। ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, ज्यादा नमकीन नहीं बनाया, ज्यादा कुछ मीठा ऐड नहीं, चीनी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते हम उसमें। उसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे लाइट क्या है, मेरे को थोड़ा आउटडोर्स में आ जाता हूँ। यहाँ से दिख रहे हैं आप, लाइट है, यस परफेक्ट। जी। तो हाँ, तो ये मेंटल हेल्थ पे काफी इसका सिग्निफिकेंस रहेगा कि आप रेगुलरली फास्टिंग की हैबिट बनाए। तो एक तो क्या है कि वो आपके माइंड को ज्यादा काम करने वाला है, शांत रखने वाला है। आप ज्यादा अच्छे से हर चीज को देख पाएंगे। एक होता है ना कि एक धुंधले चश्मे से कुछ भी देखना,
और एक क्लियर चश्मे से देखने वाली बात है कि आपका जजमेंट अच्छा रहेगा। आपका जजमेंट अच्छा रहेगा तो हम दुनिया तो तुरंत नहीं बदल पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो भी दुनिया कर रही है हमको क्लियरली दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके गलत गलत डिसीजंस लेने लगेंगे। वो चीज कम होती जाएगी धीमे धीमे। दूसरा एक चीज है कि देखिए, अब मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैंने जब साइकेट्री में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसका मेरा एक रीजन था कि मुझे कन्वेंशनल साइकेट्री मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को सिर्फ एक गोली का मोहताज छोड़ देते हैं, जो इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जगह चल रही है। अब तो फिर भी साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग का ये सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। और मैंने पर्सनल लेवल पे अब भी जब मैं पेशेंट्स इधर मैनेज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेडिसिन ठीक है, बूस्ट है, वो सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट ही रहेगा। हम अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या है कि कास्ट उसको 21 दिन के लिए लगाते हैं पैर में, कि भाई उतना दिन सपोर्ट दो, उसके बाद वो फ्रैक्चर पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन बियॉन्ड दैट क्या, मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि वो गोली खा के जिंदगी भर उसकी ठीक हो जाए। तो वैसे ही जो मेंटल हेल्थ होता है उसमें क्या है कि दो तीन लेवल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो सोचने का पैटर्न है वो चेंज हो। लेकिन सोचने का पैटर्न चेंज होने से पहले वो आदमी को थोड़ा बेटर अंदर से फील होना चाहिए। एंड गोली देखिए, गोली आपके हॉर्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो सब ठीक है, लेकिन वो कोई गारंटी होल्ड नहीं करता। मतलब इतना फनी चीज है कि वो गोली शायद 3 में से 1 जन के काम करेगी, लेकिन वो साइड इफेक्ट 3 में से 3 जन को देगी कुछ ना कुछ। एंड एट द सेम टाइम अगर आप आपका फास्टिंग पैटर्न पे ध्यान देंगे, अगर आप मूवमेंट पे काम करेंगे, तो वो उस गोली से कई गुना पावरफुल सपोर्ट दे सकता है। एंड इस कारणवश इंडिया में जहां बोलते हैं कि अब मेंटल हेल्थ क्राइसिस आने वाला है, जैसे अमेरिका और यूके में सिचुएशन इस प्रकार है कि 1/3 लोग कभी ना कभी ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो मेंटल हेल्थ के लिए कोई ना कोई उनकी दवा रेगुलर चल रही है, काउंसलिंग कुछ ना कुछ चल रही है। यूके, इंग्लैंड का तो इस प्रकार है कि उधर मैं गलत नहीं हूं तो 43 या 44% लोगों को जाना पड़ गया साइकेट्रिस्ट के पास। अब आप बात बताइए कि इंसान की बुद्धि, इंसान की सोच क्या इतनी कमजोर है कि आधे लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे और उनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। देखिए, जहां पे जरूरत लगे उधर जाना भी चाहिए, बट कहते हैं ना कि 2 प्रकार की जिंदगी में इंश्योरेंस कर सकते हो। एक तो होता है कि आप कंपनियों के पास जाके जो पैसे देके इंश्योरेंस रखते हो कि भैया मैं हो गया बीमार, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उसके बाद आप संभाल लो। और दूसरा होता है कि ये जो आप फास्टिंग और अलग अलग हेल्थ प्रैक्टिस ला रहे, इसके थ्रू जो आप मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट इंश्योर कर सकते हो, ये सब प्रैक्टिसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब पे आप ध्यान देंगे तो समझ लीजिए कि इंडिया जो राह पे जा रहा है उस राह से थोड़ा यू टर्न ले लेगा। जो हम सिचुएशन शायद आज, फिर भी आज ऐसा है कि कई लोग को आज भी लगता है कि इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, है इतना बड़ा इशू इंडिया में आने नहीं वाला है। लेकिन 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन एक बहुत बड़ा क्राइसिस रुका हुआ है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के नाम पे। अभी तक तो सिर्फ शहरों में देखा जा रहा है। यहाँ तो जैसे मैं अभी इंटीरियर्स में रहता हूँ इधर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे लोगों को अब भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं रहने वाला है, बट ये चीज होने वाली है। और इसका मैं बता रहा हूँ कि पिलर्स मेन यही है कि एक तो है कि आप अपना डाइट सही रखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ उससे बड़ा मतलब फैक्टर्स बहुत कम है। डाइट रखना, रेगुलर मूवमेंट करना। मूवमेंट मतलब वॉकिंग इज ओके, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो वॉकिंग इज ओके, बट उससे ज्यादा जब करने लगोगे ना मजा ही आ जाएगा। नहीं किया होगा जिंदगी भर। मैंने कुछ कुछ ऐसे रिट्रीट कंडक्ट किए थे जहां पे 55 ईयर ओल्ड की लेडी 30 साल से कभी दौड़ी भागी नहीं होगी, उसको दौड़ा भगवाया और उसने बोला कि इतना आनंद आया है। मैं प्रायोरिटाइज नहीं करती थी उस चीज को, ये उसके शब्द है, मैं प्रायोरिटाइज नहीं करती थी, मुझे लगता था क्या ही जरूरी है। लेकिन वो सब चीजें करने के बाद जो शरीर खुश हुआ है अंदर से, वो अलग लेवल पे होता है। तो आप अपने बॉडी हेल्थ के हिसाब से डिसाइड कीजिए, बट मूवमेंट कीजिए, फास्टिंग कीजिए। एंड एक चीज जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है जो मेरे को लगता है कि
मारवाड़ी घरों में तो स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज कम आए हैं, कुछ कुछ दिखाई भी नहीं देते बट कम आए हैं, का कारण है सोशलाइजेशन। हफ्ता में एक दिन लोगों से मिलना इज नॉट सोशलाइजेशन, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। हम गांव साइड अपनी दादियों को देखते थे कि वो अपना काम करती थी, सब करती थी, लेकिन आखिरी में क्या है कि वो दादी के आसपास सब और बाकी लेडीज आ जाती थी दिन में एक दो टाइम, और उन लोग अपना काम करते करते ही बतिया लेते थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और आजकल क्या हो गया है कि अभी नसीब बोले बदनसीबी बोले कि हम इतने ज्यादा फॉर्चुनेट है कि एक एक आदमी के पास दो दो तीन तीन चार चार फ्लैट है, लेकिन बोलने के लिए लोग नहीं है घर में। तो इस चीज में आपको एक कांस्टेंट एफर्ट लेना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर जाके बातें करनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन रहना चाहिए आपका हेल्दी। एक जगह बननी चाहिए कि आप जब अपना दिन का समय कर लेते हैं, जब आप अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद आप रिलैक्स होके इन्वॉल्व रह सके चीजों में। अभी के लिए नवरात्रा के लिए शायद भजन संध्या या कोई भी प्रकार में, ये जैसे ये आप लोग का जो ग्रुप कॉल हो रहा है, ये भी एक सोशलाइजेशन हो गया है, इसके रूप में भी हो सकता है। बट बियॉन्ड इसके भी आपको रेगुलर इंटरेक्शंस में रहना चाहिए लोगों के साथ। तो ठीक है, मैंने मतलब फास्टिंग के अलावा भी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ी जिक्र कर दी है। बाकी मुझे लगता है अगर टाइम परमिट करता है तो मेरी इच्छा थी कि 8-10 मिनट क्या है कि अगर लोगों को कोई स्पेसिफिक सवाल है, ये मेंटल हेल्थ और फास्टिंग तो होगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाकी डाउट्स शायद आंटी भी क्लियर कर सकती है, और अगर स्पेसिफिकली कोई दूसरा हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी है तो वो भी चर्चा कर सकते हैं। मैं पूरे ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ। ये बहुत सुंदर न्योता मिला है डॉक्टर नमन की ओर से आपको। आपके कोई भी दूसरे भी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। डॉक्टर नमन ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं छत्तीसगढ़ से ही, जहां भी वो होते हैं, बट वो अपने पेशेंट से पूरे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर जुड़कर उस पेशेंट के ठीक होने तक उनके साथ बने रहते हैं। ये मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी देखा है, एंड ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। तो मैं सबको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आपके प्रश्न खुले मन से, खुले दिल से पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए मामूद। ये फास्टिंग करने के बाद से बीपी लो रहने लग गया, तो क्या हम बीपी की दवाई बंद कर सकते हैं? तो अभी बीपी कितना रह रहा है आपका? अभी 2-3 दिन से ये आ रहा है 95, 65 के आस नीचे नीचे। बार होल्ड कर सकते हैं, पर बीपी अपना रेगुलर चेक करते रहिए। और जैसे 115 120 के भी अगर ऊपर चले जाता है वो भी नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद वापस स्टार्ट कर दीजिएगा। पर एक बार आप होल्ड कर सकते हो उसको, क्योंकि 95 रिलेटिवली कम हो गया वैसे तो। अनलाइक शुगर की दवा जो बीपी को बहुत कम कर देती है, मतलब सॉरी, अनलाइक शुगर की दवा जो शुगर को बहुत कम कर देती है, बीपी की दवाएं वैसे नहीं करती है, लेकिन फिर भी 95 65 पे आप होल्ड कर सकते हो। अभी आपने बस जिक्र कर ही दिया, तो ऐसा अच्छा खासा देखा गया है कि जब लोग फास्टिंग पे होते हैं तो उनके बॉडी में क्या है कि जो हम ये पदार्थ खा रहे होते हैं ना, ये सब क्या करता है कि एक नाइट्रो ऑक्साइड करके केमिकल छोड़ता है, जिससे क्या होता है बीपी थोड़ा कम हो जाता है। एंड उसके अलावा भी काफी स्टडीज भी है जहाँ पे देखा है कि लोग 8 8 9 9 14 14 दिन जब फास्टिंग करते हैं तो उनका बीपी 10 से 15 मिलीमीटर से कम हो जाता है। तो अभी के लिए आप होल्ड रख सकते हैं दवा, पर वही रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही फास्टिंग छोड़ते हैं तो बीपी वापस बढ़ने लग जाता है। तो हमको क्या है कि ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके कहीं मतलब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कोई तकलीफ हो जाए आपके। ठीक है डॉक्टर साहब। मुझे भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। आई एम ऑल्सो हाइपरटेंसिव पेशेंट। मेरा फर्स्ट डे मैंने जैसे ड्राई फास्ट किया था, और मेरा बीपी दैट डे आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन। जैसे कल भी मैं चेक कर रही थी, इट वाज मोर और लेस नॉर्मल, जैसे 85 90 125 130, इट वाज अराउंड दैट। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और जैसे हम लोग बीटरूट जूस भी ले रहे हैं तो उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, राइट राइट। तो हो सकता है वो दैट आल्सो कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। बीटरूट इट लोअर्स बीपी, बीपी को कम कर देगा हाँ। हीट आपका। डॉक्टर नमन, आपने बात करी अभी विमेन के को रिलेटेड कि एक्चुअली नाउ
आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू 49 एंड वो सब हार्मोनल चेंजेस और बहुत हो रहे हैं और ये मूड स्विंग्स एक्चुअली बहुत कंसिस्टेंट बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। मतलब एनीथिंग कोई बेसिक सिचुएशन भी होता है तो आप जो बोल रहे हैं कि फास्टिंग से इन रेगुलर बेसिस जैसे अराउंड पीरियड्स शुड वी डू फास्टिंग या हमें क्या करना चाहिए कि वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ? तो इन जनरल मतलब मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, एक्चुअली इसमें और भी चीजें होंगी, लेकिन आप अगर आपका डाइट सुधारते हैं अराउंड दिस टाइम, मतलब सुधारते हैं मतलब कि प्रोबेबली यू माइट बी थिंकिंग कि आप 25 साल से सब सही खा रहे हैं, लेकिन इफ यू आर हैविंग रियली एक्सट्रीम इमोशनल वेरिएशन, बहुत ज्यादा आपके फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, हैंडल नहीं होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, गरम गरम फील होने लग जाता है अचानक से, तो विच मीन्स कि हार्मोनल बैलेंस एकदम बेस्ट नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट फास्टिंग करेंगे, ड्राई फास्टिंग वगैरह ये सब थोड़ा चैलेंजिंग होता है, मेरा कहना है कि गाइडेंस में कीजिए हमेशा किसी ना किसी के। इंडिपेंडेंटली करते तो एक्सपीरियंस खराब हो जाए और फिर बेकार में हम उस पर विश्वास ही ना करें। उससे कई गुना बेटर है कि कभी भी ड्राई फास्टिंग करें तो गाइडेंस में कीजिए, और बाकी आप रेगुलर बेसिस पे आप फ्रूट फास्टिंग कीजिए। फ्रूट फास्टिंग नहीं भी कर सकते हैं तो आप क्या है कि ये क्या बोलते हैं, जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजीज को बढ़ाइए अपने इसमें रेगुलर डाइट में। योगा की अगर हो सके तो आदत बना लीजिए। और एक हमारे मतलब क्रॉनिक जो एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है वो एक धूप में ना जाना ज्यादा देर, उसकी एक आदत बनाइए, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत लोगों के है ही। उसके लिए सबसे आइडियल रहता है कि आप 9-10 बजे के बाद की जो धूप होती है, हम सुबह की धूप को सोचते हैं, सुबह की धूप मूड को एनहेंस करती है, विटामिन डी को नहीं बढ़ाती है कुछ। तो वो कड़क धूप में थोड़ा जाके आधा पौना घंटा बैठना, भले स्किन पे कुछ भी हो, जो लोग बोल देते हैं काले पड़ गए सांवले पड़ गए, सब अच्छा है, अंदर से अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा बाहर। तो ये सब चीजें मतलब मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो यही फेज जो इतना पेनफुल लग रहा है वो उससे शायद 50-60-80% कम हो जाएगा। एंड आई नो कि अगर आपको कोई बोल दे कि कुछ एक स्पेशल गोली खा लो उससे ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये 60% कम हो जाएगा, आई थिंक भागे भागे सब करवा लेंगे। तो हमारे पास गोली तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत स्मूथली निकलेगा आपका ये फेज। वेरी नाइस, बहुत सुंदर सोल्यूशन दिया है। एनीबडी एल्स? जय श्री कृष्ण डॉक्टर नमन। मैं जानना चाह रहा था कि मेंटल हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ पे माइक्रोब्स का क्या असर होता है और उसको हम लोग कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मैं इसको सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कई बार। तो बेसिकली ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि आपके आंतों में कीटाणु की एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपके शरीर में आपके खुद के जो सेल बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि एक समझ लो कि आप एक तरह का शहर हो, तो इसमें हर घर एक शहर ये क्या बोलते हैं सेल के जैसा होता है। तो वो जो सेल है आपके जितने नहीं है उससे ज्यादा आपके शरीर में कीटाणु है। अब वो क्या है कि लाइफ बॉय ने कीटाणु को इतना बुरा बना दिया कि वो सिर्फ विलन दिखाई देता है हमको। लेकिन आप ये समझिए कि आपका शरीर आधा आपके जो सेल है वो चलाते हैं और आधा ये कीटाणु चलाते हैं। मतलब वो आंतों में ये जो कीटाणु बैठे हैं ये क्या करते हैं कि ये अपना अपना केमिकल बनाते हैं। तो इन लोग जो केमिकल बनाएंगे वो आपके खून में भी घुस जाता है और वो आपके इमोशंस, आपके हेल्थ, हर चीज को अफेक्ट कर देता है। तो इसमें अब क्या है कि आप समझ लो मैंने बोल दिया कि ये शहर है। शहर है तो शहर में क्या है कि अच्छे लोग भी है, गुंडे भी है। अब आप जो चीज खिलाओगे, आप ड्रग्स अंदर दोगे, ड्रग्स जब मैं बोल रहा हूँ मतलब फास्ट फूड हो गया, अनहेल्दी फूड हो गया, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, इस तरह के ड्रग्स शरीर में डालोगे तो कौन बढ़ेगा? अच्छे लोग तो नहीं बढ़ेंगे, गुंडों की तादाद बढ़ेगी, जो लोग चीजें खराब करते हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि अच्छे वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बुरे वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। बुरे वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे तो वो आप समझ लीजिए कि जितनी चीजें मैं फास्टिंग में बताया इफेक्ट करती है उतनी ही हर चीज आपके इन बैक्टीरिया से अफेक्ट होने वाली है। मतलब आपका ब्रेन हेल्थ से लेके आपका हार्ट हेल्थ से लेके आपके मेंटल हेल्थ, हर चीज पे उसका इम्पैक्ट आता है।
ये जब मैंने बताया कि आप फ्रूट फास्टिंग कर रहे हैं या आप ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं, तो इनका मेन इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी बैड बैक्टीरिया की तादाद पेट में बढ़ चुकी होती है, अगर आप उसको वो बैड फूड खिला ही नहीं रहे हो, तो उसकी तादाद वापस कम होने लगेगी। उसकी तादाद कम होगी मतलब उसका केमिकल कम बनेगा, और अच्छा ही खाना दे रहे हो अगर आप अंदर, तो अच्छी बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो उनकी तादाद बढ़ेगी, उनका केमिकल बढ़ेगा, तो उनका केमिकल आपके पूरे शरीर में घूमेगा फिर, और उनका केमिकल शरीर में घूमेगा तो डेफिनेटली आपका बॉडी तो अच्छा एक्सपीरियंस करेगा ही। दूसरा बात आया कि एंटीबायोटिक्स और जो डाइवर्सिटी बोलते हैं बैक्टीरिया का, बोलते हैं कि जितना ज्यादा आपका बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप होगा, मतलब ये वैसी बात हो गई, अभी ये थोड़ा फनी सा एग्जांपल है, लेकिन आप अगर समझ लीजिए मुंबई का बात स्पेशल क्या है, जैसे ज्यादातर लोग अगर मुंबई के हैं होपफुली तो वो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि मुंबई के बारे में एक चीज स्पेशल क्या है, कि मुंबई को लोगों को इतना क्रेज क्यों है, कि मुंबई में बोलते हैं कि बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत चिल फील होता है। क्यों? क्योंकि देश भर से लोग हैं वहां पे, देश भर से लोग हैं, तो सबका अपना अपना रंग है, सबका अपना अपना तौर तरीका है, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सिर्फ एक टाइप की जगह पे आ गए हैं। एंड इसके लिए मुंबई इतना लाइवली है। वैसे ही शरीर होता है हमारा, कि आपके पेट में अगर बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, तो वो उतना ही लाइवली होगा। आपके जो आंत में ज्यादा बैक्टीरिया होंगे अलग प्रकार के, उतना ही लाइवली, उतना ही स्वस्थ रहेगा। वो स्वस्थ रहेगा तो आपका लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने का चांस बढ़ता है। जैसे अच्छे खासे स्टडीज में देखा गया है कि आपने अगर अल्जाइमर्स का नाम सुना है, पार्किंसंस का नाम सुना है, जो दिमाग की बीमारी होती है, एक में कपकपी आती है, एक में कुछ याद नहीं रहता है। अगर आपने देखा है कि जिनका मेंटल हेल्थ तक खराब होता है, या फिर आगे जाके जो लोगों का, मतलब देखे कि किसी 80 साल के आदमी का इम्यूनिटी बहुत पुअर है, वो कभी भी निमोनिया का डर, ये डर, फलाना डर रहता है उसको कि कुछ भी बीमार पड़ जाए, और वही दूसरा आदमी होता है जिसके कोई डर ही नहीं होता, वो पूरा देश घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो एक पैटर्न क्या देखा कि इन लोग के आंत का बैक्टीरिया का जो पैटर्न था, कि जो ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनके बहुत लिमिटेड टाइप के बैक्टीरिया, मतलब 3 या 4 या 5 टाइप के लोग रहते हैं बस उधर उनके हाथों में, और वही जिन लोग का हेल्थ अच्छा रहता है उनके इसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो देखिए, एक चीज है कि खाने के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अलग अलग प्रकार का, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। आप अपना जो रेगुलर दाल वगैरह खाते हैं, दाल चावल वगैरह, वो सब तो आप रेगुलर रख सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि कांजी हो गया। अब कोई अगर वीगन नहीं है तो अगर वो दही का छाछ पीता है, या फिर उसका भी, मतलब 2 प्रकार के कांजी होते हैं हमारे देश में मोटा मोटी। एक होता है नॉर्थ वाला कांजी, जिसमें हम फल सब्जियों को 2-3 दिन के लिए पानी में छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद जो उसका पानी बनता है वो अच्छे बैक्टीरियाज वाला कांजी हुआ। और एक दूसरा होता है साउथ का कांजी, जिसमें वो लोग दही का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आप जो भी प्रकार में जाइए, दोनों गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको वो याकुल्ट का डब्बा का कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में हमारे पास अच्छा है, प्रोबायोटिक जो बोलते हैं ना इनको, कि वो आंत में जाके अच्छा अच्छा बैक्टीरिया बनाएगा, वो तौर तरीके हैं हमारे पास, उस तरफ हमें जाना ही नहीं है। आप ये दो ले सकते हो, उसके अलावा कोम्बुचा करके एक ड्रिंक चलता है आजकल, वो अच्छा होता है। वो घर पे कैसे बना सकते हो उसके भी तौर तरीके हैं। फिर जो आपका खुद अचार है, अचार भी खुद में एक बहुत अच्छा चीज है। अचार को क्या एक्सेस में खा के और बीपी के साथ लिंक करके बहुत गड़बड़ी हो गई। नहीं तो अचार घर का बना इतनी इतनी मात्रा में अगर आप थोड़ा खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है रेगुलरली। तो ये हो गया कि बैक्टीरिया को कैसे आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। लेकिन क्या चीज उसको बहुत खराब कर रही है, वो है हमारी एक खराब आदत, कि मेडिकल की दुकान पे सर्दी खांसी होते ही पहुंचते हैं और बोलते हैं भैया एजिथ्रो दो, भैया ऑगमेंटिन या एमोक्सिक्लैव के नाम से भी जाना जाता है, दे दो, सेफिक्सिम दे दो। देखिए, दो चीज कहूंगा। एक तो क्या है कि जो चीज में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, अगर हम डॉक्टर के पास जाने का समय या पैसा या कन्वीनियंस बचा के जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से एक दो धारी तलवार से खुद पे हमला कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि आप ये जब भी एंटीबायोटिक खाते हैं, वो सिर्फ आपके गले के बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके आंत में जितने भी उसको मिलेंगे, कि अच्छा तुम भी उसके कजिन हो, तुम भी इस जो बैक्टीरिया को मारने गए थे उसके कजिन हो, इसके साथ रिश्ता है, ऐसा वैसा, जो भी बैक्टीरिया मिलेंगे सबको वो मारेगा। और अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर पाती है।
तो इसके लिए एंटीबायोटिक तभी जाना है, मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए, वो एंटीबायोटिक अगर लिख के भी दे रहे हैं ना, तो आप इतना हक होल्ड करते हैं कि आप उनको एक बार पूछे, सर आपको सही में जरूरत लगता है क्या? बस इतना बोलना है। उसके बाद वो अपना पर्सपेक्टिव दे देंगे कि हाँ आपके इन्फेक्शन है उतना कि देना चाहिए, कि वो बोल देगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं अभी नहीं यूज करते। नहीं तो कि डॉक्टर्स पे भी एक अननेसेसरी प्रेशर बना हुआ है कि आप एंटीबायोटिक नहीं लिख के दोगे तो ये लोग किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। उससे अच्छा आपके डॉक्टर को थोड़ा फ्रीडम दोगे तो क्या कि वो प्योर जजमेंट के ऊपर चल सकता है, आपको प्लीज करने की जगह। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसे ही मतलब आए गए दिन साल में 2-3 बार खाना इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, नॉट नेचुरल। कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का, अनलेस कि आप सही में उस हद तक बीमार है कि आपके डॉक्टर को जरूरत लग रही है। ज्यादातर टाइम आपकी सर्दी खांसी हो, आपका दस्त हो, आपकी उल्टियां हो, वो बिना एंटीबायोटिक भी आपका बॉडी मैनेज कर सकता है। भगवान ने ये बॉडी को इतना कमजोर नहीं बनाया है कि एक छोटी सी सर्दी खांसी में वो मर जाएगा सीधा। अपने आप रिकवरी आती है। आपका आपने देखा होगा कि सबसे जो नापसंद की जगह जहां पे फास्टिंग चालू होती है वो होता है तबियत खराब होने पे। जब तबियत खराब होती है कुछ इच्छा ही नहीं होती खाने की, घर वाले हो जाते हैं कि ले दाल पी ले, ले चावल खा ले, कुछ मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक बॉडी का तरीका होता है, वो बॉडी एपेटाइट लूज कर देता है, और ऐसा नहीं हमेशा के लिए लूज करेगा, वो टेम्पररी लूज करता है सर्दी खांसी या दस्त के साथ। तो उस टाइम पे इसके लिए कम खाना होता है। तो हाँ ये मैंने शायद मुझे लगता है काफी बता दिया बैक्टीरिया और गट के ऊपर। थैंक अगर यू। और कुछ सही पूछना में। है तो। हाँ, It is always a treat to listen to you, Dr. Naman, unlimitedly. सबको और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछेंगे, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे। और घाघर में सागर भर दी है आपने, काफी कम समय में बहुत चीजें हमसे शेयर करी है। और मेरा एक क्वेश्चन था सिर्फ सिंपल कि बीपी की गोली बोलते हैं ना कि लेने के बाद, एक बार लेने के बाद बिल्कुल छोड़ना नहीं, एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। बीपी का ऐसा है ना कि जैसे मैं पेशेंट्स के साथ जब काम करता हूँ, तो अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया है कि मैं इंटीग्रेटिव अप्रोच से काम करता हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या है कि मेडिसिन भी दे रहे होते हैं एंड साथ में ये भी ट्राई करते हैं कि अगर वो लाइफस्टाइल इतना इंप्रूव करते कि हम मेडिसिन हटा सके। तो मैंने पर्सनल लेवल पे देखा हुआ है कि डायबिटीज के जो मेडिसिन होते हैं वो हटाना फिर भी इजी होता है। बीपी के केस में क्या होता है कि बीपी आपका बढ़ने का कारण क्या है कि आप समझ लीजिए कि आपके पूरे शरीर में ना एक पाइपलाइन है, ठीक है? और वो पाइपलाइन में ना हमने जो भी लाइफस्टाइल जिया या जो भी कारणों से अलग अलग स्ट्रेस के कारण उसमें एक तरीके से जंग लग गया। वो जंग लग गया और अब क्या है कि वो बहुत कड़क हो गया, वो पाइप जो रबर जैसा होना चाहिए था वो कड़क हो गया। एंड वो कड़क हो गया इसके कारण क्या है कि जब भी खून उससे जा रहा है बहुत प्रेशर फील होता है उसके ऊपर। तो ये जो पाइपलाइन है, ये इतना सिस्टम है, इसको चेंज करने में काफी मेहनत लगती है। तो इसके लिए क्या है कि आप एक 9 दिन के फास्ट के बाद या फिर एक स्मॉल पीरियड के फास्ट के बाद यूजुअली उन बीपी की गोलियों को नहीं हटा सकते हो। पर आप जब प्रोलॉन्ग पीरियड पे आप बहुत एक हेल्दी डाइट पर अगर रहोगे तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। जब मैं प्रोलॉन्ग पीरियड कह रहा हूँ तब वो 4 से 6 महीना हो सकता है। उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को हम 3 गोली से 1 गोली पे ला पाए, किसी को 3 से 2 पे ला पाए, या किसी के केस में जो अनकंट्रोल्ड रहता था 3 गोली के बावजूद उसको सिर्फ एक कंट्रोल पे ला पाए। मेरे को कई पेशेंट्स है जिनका मैंने हटाया भी है और कई पेशेंट्स है जिनका मैं हटाता नहीं भी हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि प्रायोरिटी बीपी को कंट्रोल में रखना है, कि बीपी ज्यादा रहने से हेल्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। अब उसके लिए आप जितना भी अपने डाइट को कंट्रोल कर सके, तो हाँ वो पाइपलाइन लेवल पे चेंजेस आर पॉसिबल, लेकिन उसके लिए उसी लेवल का आपको एक्सट्रीम मेहनत करना पड़ेगा एंड इट विल बी ए स्लो प्रोसेस। अगर कोई पर्सन कहीं भी अगर आके बोल रहा है कि आप 5-6 दिन के अंदर हटा सकते हो, 8 दिन के अंदर हटा सकते हो, तो द सैड पार्ट इज कि शायद आपका बीपी कंट्रोल में रह जाए, लेकिन अगर नहीं रहता है तो फिर वो 180, 190, 200 अचानक चले जाता है गोलियां बंद रहने के कारण, क्योंकि वो पाइपलाइन अभी भी रेडी नहीं है आपका हार्ट का जो पंपिंग है उसको हैंडल करने के लिए। और क्या है देखिए, जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं ना वो ज्यादा डील नहीं करते हैं, फास्टिंग में डील नहीं करते हैं, वो डाइट पे डील नहीं करते, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। इतना आराम से शांति से देखते रहना होता है एंड इतना ना पेशेंट ना डॉक्टर किसी के पास समय नहीं होता यूजुअली।
अब तो फिर भी पैटर्न ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट यूजुअली नहीं होता। वो डॉक्टर खुद कभी फास्टिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया रहेगा तो वो कैसे बताएगा कि ये सब चीजों से फर्क आ सकता है। लेकिन देयर इज गुड एविडेंस कि फर्क आता है। तो हाँ, तो बीपी की गोली हटाई जा सकती है, लेकिन इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको धीमे धीमे करना पड़ता है, तो डायरेक्टली कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बीपी कम हो जाता है मेरा। तो यस, तो ये व्हाट मतलब इज द रीजन है, उसका रीजन क्या रहता है? देर आर गुड अमाउंट ऑफ स्टडीज जो बोलते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जो करके बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मतलब वापस यही हो गया कि जहाँ पे दिल पे जोर आता है, जोर से पंपिंग होती है। जब आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो तब काफी जोर से पंपिंग होती है। वो पंपिंग के साथ क्या होता है कि वो आपका जो पाइपलाइन रस्ट हो गया था, कड़ा सा हो गया था, उसको वापस फ्लेक्सिबल होने का मौका मिलता है, वो ज्यादा एक्सपांड होने का मौका मिलता है। एंड वो ज्यादा एक्सपांड होकर ज्यादा रेगुलराइज जब होगा तो अपने आप ही वो बीपी किसी को ना हो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर किसी को बीपी है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा रेगुलेटेड होना चाहिए। स्पेशली जिनको बीपी की बीमारी होती है उनको रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट ईयर योगा में ट्रेनिंग की थी, तो उस समय हमें बहुत स्पेसिफिकली बताया गया था कि बहुत डायनेमिक एक्सरसाइजेस नहीं करवाते हम। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति हो गई, जिनके बहुत हाई बीपी रहता है या अनकंट्रोल बीपी रहता है उनको नहीं करवाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो एक्टिविटी के बाद तो बीपी कम हो जाता है, लेकिन वो एक्टिविटी के दौरान जो जोर पड़ता रहता है वो अच्छा नहीं रहता है, वो डैमेज और ज्यादा कॉज करता है। तो इसके लिए क्या है कि आपका बीपी एक बार एकदम कंट्रोल में रहने लग जाए फिर आप चीजें करो, ठीक है। पर बीपी जब तक एकदम कंट्रोल में नहीं आ रहा है तब तक आपको बहुत ज्यादा डायनेमिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। तो ये था। बाकी मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ सिंस टुडे वी आर ऑन द कॉल एंड दिस इज द वीक कि हम लोग ये हफ्ते में एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। एंड वो ऐसा है कि ऐप का एक्सेस तो उन लोग को ही रहेगा जो प्रोग्राम हमारे साथ करेंगे। बट सिंस पीपल एक्सपीरियंस कि इंटीग्रेटिव अप्रोच में कितना फायदा हो सकता है जब आप दवा के साथ फिजिकल एक्टिविटी और फास्टिंग और इन अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के आपका हेल्थ अंदर से कितना बेटर फील हो सकता है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम फॉर दिस 1 वीक एक ऑफर रखे हैं कि अगर आप हमारे 2 मंथ प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं। जैसे मैं सिंगल कंसल्टेशन नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिंगल कंसल्टेशन से आपका हेल्थ नहीं सुधर सकता, बहुत मुश्किल है, उसको फॉलो अप्स लगते हैं। तो हमारा जो 2 मंथ प्रोग्राम होता है अगर आप उसमें एनरोल करते हैं एंड आप 60 डेज सिर्फ कंसिस्टेंटली भी हमारे साथ रहेंगे, 60 डेज अपना आप जो भी कर रहे हैं वो अपडेट करेंगे हमें, तो हम एट द एंड ऑफ 60 डेज रिजल्ट आया तो हम सामने से पैसे देंगे, रिजल्ट नहीं आया तो आप मांगेंगे तो भी हम पैसे दे देंगे वापस, पूरे के पूरे। एंड ओनली इंटेंट बिहाइंड दिस इज टू शो कि दिस थिंग वर्क्स रियली वेल फॉर यू। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। मैंने ऐसा ऑफर किसी भी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुना है। इट इज ओनली एंड ओनली वन। यूजुअली आपकी ऑफर रखते भी नहीं, अलाउड भी नहीं होता है ऐसे, लेकिन it purely shows that your intent is just to convey people that lifestyle changes and diet changes works a lot. ये आपका जो विश्वास है ये लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, इसीलिए ये आपके दिमाग में ये इतनी सुंदर ऑफर आई है। All the salute to your divine plans and divine thoughts, डॉक्टर। आपके जैसे युवा लोग जब इस अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस देश को ट्रीट करने निकलते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हम जैसे लोगों में आता है कि चलो अब देश की धुरा एक अच्छे लोगों के साथ में चल रही है। So we are really, really fortunate to have you between us, and we wish you all the success and all the pleasure, whatever goals you have with you, with your patients, with your clients, and with this health industry. We wish you all the best from all the sadhaks. Thank you so much, Naman. And you have really given your valuable time to us. We pay our gratitude to you. Thank you. Thank you. चलिए, हम सभी साधकों को निवेदन करेंगे कि आंखें बंद कर पूरी तरह स्ट्रेट बैठें और बंद आंखों से हमने आज की जो भी चर्चा सुनी उसका मन ही मन पुनर्विचार करें, उसका पुनः स्मरण करें
को अपने मन और मस्तिष्क तक फिर से पहुंचाएं। अपने आप से प्रण लें कि हम अपने उत्तम शारीरिक, मानसिक और भावनिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे। इन चर्चाओं से जो ज्ञान प्रेषित हो रहा है उसका आत्मसात करेंगे, उसको अपने जीवन में शामिल करेंगे। प्लीज प्रॉमिस टू योरसेल्फ अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। सांसें गहरी है, लयबद्ध है। ली हुई सांस छोड़कर एक गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चार करेंगे। हाथों की नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, नेत्र स्पर्श। हरिओम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपका पूरा दिन ऊर्जा से ओतप्रोत हो, आनंद से भरा हुआ हो और पूरे दिन आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। मैं डॉक्टर नमन का नंबर और उनके ऐप का लिंक ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंदिरा जी, एक पूछना था कि हमारा जो फास्टिंग ब्रेक होगा वो 26 को होगा कि 27 को होगा? 26 को लास्ट डे। 27 इज आवर लास्ट डे, नो? हमने क्या लिखा है मुझे याद नहीं। रामनवमी के दिन हम लोग 26 तक। रामनवमी इज द लास्ट डे। 27 को ब्रेक होगा। फास्टिंग रहेगा, 27 से हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 26 को जो है समझ लीजिए लास्ट फास्टिंग है। क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ 26 को, तो मैं फास्टिंग मुझे ब्रेक करना है 26 को, तो क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? हाँ, डेफिनेटली यू कैन बी एट ईज। हम आपने लोग तो लास्ट टाइम भी किया हुआ है ना उपवास? पोस्ट हाँ, फास्टिंग रिचुअल्स आपको बताएंगे परसों, तो आप वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू।